Student, in last video the lesson the electoral process. In this lesson we learned the election commission, about the information of election commission and what is the function of election commission. Now today next part we have to study here the process of election. What is the process of election? In this election process there were some points are here, so we have to study about that point. The first point is establishment of constituency. मतलब जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो होती है, वो मतदार संघ जो होता है, उनकी निर्मित जो है वो इलेक्शन प्रोसेस में आती है। उसके बाद फाइनलाइजिंग द वोटर्स लिस्ट, जो वोटर लिस्ट होती है उसको इलेक्शन कमीशन को फाइनलाइज करना पड़ता है। उसके बाद जो है नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स एंड स्क्रूटनी ऑफ देयर नॉमिनेशन फॉर्म्स, जो भी नॉमिनेशन फॉर्म्स होते हैं उम्मीदवार के जो खड़ा हो गया है प्रचार के लिए, उस उम्मीदवार के जो भी पत्र है, जो भी जानकारी है, उसकी स्क्रूटनी करनी पड़ती है, मतलब छाननी करनी पड़ती है। फिर उसके बाद जो भी इलेक्शन कमीशन है उनको इलेक्शन कैंपेन जो होते हैं उसका विचार जो होता है वो करना पड़ता है। उसके बाद जो मेन डे होता है, जिस दिन वोटिंग किया जाता है, ऑक्चुअल वोटिंग डे जो होता है वो होता है। उसके बाद वोटिंग होने के बाद काउंटिंग ऑफ वोट्स, जो भी वोट्स मिले हैं उनको काउंट करना पड़ता है और इलेक्शन का जो रिजल्ट वो उन्हें डिक्लेयर करना पड़ता है। और लास्ट में रिसोल्यूशन ऑफ द डिस्प्यूट ऑफ रिगार्डिंग इलेक्शन, रिसोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग इलेक्शन, मतलब इलेक्शन के दरमियान जो भी वाद हुए हैं या झगड़े हो गए हैं उसका निराकरण करना, उसको सॉल्व करने का काम इलेक्शन कमीशन को करना पड़ता है। तो आइए हर एक पॉइंट और हर एक मुद्दा हम देखने वाले हैं। तो और एक इम्पोर्टेंट यहाँ पॉइंट आया है, वो है रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसी। रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसी मीन्स, कॉन्स्टिट्यूंसी मतलब मतदार संघ, इसका रिस्ट्रक्चरिंग कभी कभी करना पड़ता है। मतदार संघ का मतदार संघ की पुनर्स्थापना करनी पड़ती है। उसमें क्या करना पड़ता है, देखो, द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन लोकसभा इज 543, मतलब लोकसभा में 543 टोटल मेंबर्स होते हैं। हाउ आर दीज मेंबर्स इलेक्टेड, ये जो मेंबर्स है वो कैसे इलेक्टेड होते हैं, वो कैसे चुने जाते हैं। एवरी मेंबर्स रिप्रेजेंट वन कॉन्स्टिट्यूएंसी, इट मीन्स देयर आर 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, मतलब हमारे लोकसभा मेंबर में 543 मेंबर्स होते हैं और हर एक मेंबर है ये एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब देयर आर 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ लोकसभा। क्रिएटिंग कॉन्स्टिट्यूएंसीज इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द delimitation of commission of election commission। देखो, और the delimitation commission does not succumb to any pressure while restructuring the constituencies। मतलब ये जो रिस्ट्रक्चरिंग कॉन्स्टिट्यूंसी है उसके लिए कौन सा भी प्रेशर नहीं होता है, तो ये रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसी होती है। अब आगे हम देखने वाले हैं व्हाट इज द कोड ऑफ कंडक्ट। व्हाट इज द कोड ऑफ कंडक्ट?
व्हाट इज़ द कोड ऑफ कंडक्ट मीन्स, जो आपने ये नाम सुना होगा कोड ऑफ कंडक्ट, उसको हिंदी में या मराठी में उसको आचार संहिता बोलते हैं। मतलब चुनाव आने के बाद कुछ दिन और चुनाव के वक्त कुछ दिन ये कोड ऑफ कंडक्ट लागू किया जाता है और ये इसे बोलते हैं आचार संहिता। तो व्हाट इज़ द कोड ऑफ कंडक्ट आज हम देखने वाले हैं। The ensure free and fair elections in India, the Election Commission has adopted several measures. The Code of Conduct is one of the measures adopted by the Election Commission. मतलब हमारे भारत में इलेक्शन कमीशन जो है, ये इलेक्शन कमीशन ने हमारा जो इलेक्शन है एकदम अच्छी तरह से मुक्त मतलब फ्री और फेयर मतलब एकदम न्याय, सबको न्याय देने वाला इलेक्शन अगर लेना है तो उसके लिए इलेक्शन कमीशन ने कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो तैयार किया है। मतलब चुनाव आने से पहले कुछ दिन और चुनाव के वक्त कुछ दिन ये कोड ऑफ कंडक्ट लागू किया जाता है। द कोड ऑफ कंडक्ट इज वन ऑफ द मेजर एडॉप्टेड बाय द इलेक्शन कमीशन। इन द last few decades, the Election Commission has used its power to control malpractices during election. इलेक्शन के दौरान ये जो इलेक्शन कमीशन है, इन्होंने इस पावर को यूज़ किया है। ये जो ये कोड ऑफ कंडक्ट है, आचार संहिता जो है उसको यूज़ किया है और उसके यूज़ करने के कारण द कोड ऑफ कंडक्ट एक्सप्लेन द रूल दैट टू बी फॉलोड बाय द गवर्नमेंट, पॉलिटिकल पार्टीज एंड वोटर्स बिफोर इलेक्शन एंड ड्यूरिंग इलेक्शन। इवन द गवर्नमेंट कैन नॉट वॉलेट दिस। मतलब जो भी सरकार होती है, वो सरकार या जो भी राजकीय पक्ष होते हैं उन्हें और जो उम्मीदवार खड़ा होता है उसे ये कोड ऑफ कंडक्ट जो होता है इस नियम का पालन करना ही पड़ता है। अगर वो अच्छी तरह से करते हैं तो ये हमारी जो इलेक्शन है वो फ्री एंड फेयर हो जाती है। और ये इलेक्शन कमीशन ने ऐसे बहुत सारे कोड ऑफ कंडक्ट जो नियम लागू किए हैं उसके कारण जो आम जनता है उनकी जो विश्वासार्हता है इलेक्शन कमीशन के ऊपर की वो बढ़ती गई है। देखो आगे नेक्स्ट। ड्यू टू द स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेंस of the code of conduct in the last few election, the common voters have become confident. जो कॉमन वोटर्स जो होते हैं वो उनमें कॉन्फिडेंस आया है या वो विश्वस्त हो गए हैं अबाउट इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन के ऊपर इनका विश्वास है वो बढ़ता गया है। बिकॉज ड्यू टू द स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेंस ऑफ द कोड ऑफ कंडक्ट इन द लास्ट फ्यू इलेक्शन, द ऑल कॉमन वोटर्स जो है हैव बिकम कॉन्फिडेंट। तो आगे जो है हम देखने वाले हैं कि ये मुक्त और न्याय चुनाव प्रक्रिया है, ये लेने के लिए कौन कौन से चैलेंजेस इलेक्शन कमीशन के सामने आते हैं। तो अपना आगे वाला पॉइंट है चैलेंजेस इन कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन। अगर हमें ये इलेक्शन फ्री एंड फेयर कंडक्ट करना है तो हमें कौन कौन से चैलेंज होते हैं इनका सामना करना पड़ता है, और इसका विश्लेषण इस आगे वाले पॉइंट में दिया है। क्या कहते हैं देखो, इफ़ वी टेक इनटू अकाउंट द साइज ऑफ आवर कंट्री एंड द नंबर ऑफ वोटर्स, conducting election become a truly challenging task. The Election Commission has to work in accordance with the law while dealing with these challenges. Some of the challenges are mentioned below. मतलब हमारा देश का अगर विस्तार जो होता है वो विस्तार अगर हम देखते हैं साइज ऑफ आवर कंट्री जो होती है,
वो अगर हम देखते हैं तो, और हमारे नंबर ऑफ वोटर्स देखते हैं, मतलब हमारे देश में देश का विस्तार भी बहुत बड़ा है और मतदार संख्या भी बहुत बड़ी है, अगर इसका हम बारीकी से विचार करते हैं तो कंडक्टिंग इलेक्शन बिकम अ ट्रूली चैलेंजिंग। तो इलेक्शन कंडक्ट करना ये बहुत ही चैलेंज का काम होता है। द इलेक्शन कमीशन हैज़ टू वर्क इन द अकॉर्डेंस विद द लॉ व्हाइल डीलिंग विद दीज चैलेंजेस। तो इलेक्शन कमीशन है, उनको इन आह्वानों का, बहुत सारे आह्वानों का, चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। उसमें से सम ऑफ द चैलेंजेस आर मेंशन बिलो, और नीचे कुछ चैलेंजेस दिए हैं। तो एक एक चैलेंज जो है इलेक्शन कमीशन का, जो उनको करना पड़ता है, तो वो देखते हैं। Misuse of money take place to a great extent during election. The election commission has to take several measures to stop such misuse of money. मतलब जो भी चुनाव प्रक्रिया होती है, तो इस चुनाव प्रक्रिया के दौरान क्या होता है, ग्रेट एक्सटेंट ड्यूरिंग इलेक्शन मिसयूज ऑफ मनी। मिसयूज ऑफ मनी, मिसयूज ऑफ मनी मतलब पैसों का गैर व्यवहार होता है। आपने बहुत बार सुना होगा कि बहुत सारे जो राजकीय पक्ष होते हैं वो मिसयूज़ करते हैं मनी का, मतलब पैसों का गैर व्यवहार करते हैं। बहुत जगह से पैसे बांटे जाते हैं, कई औरतों को साड़ियाँ बांटी जाती है या और कुछ कुछ बांटा जाता है, आमिष दिया जाता है जो मतदार होते हैं उनको। तो ऐसे आर्थिक गैर व्यवहार जो होते हैं, अगर कोई इलेक्शन पार्टी करती है तो उसके लिए द इलेक्शन कमीशन हैज़ टू टेक सेवरल मेजर टू स्टॉप सच मिसयूज ऑफ मनी। तो ये जो मिसयूज होता है मनी का, पैसों का, उसे रोकना ये इलेक्शन कमीशन के लिए एक चैलेंज है। नेक्स्ट, many political parties give election ticket to the candidates with criminal background. जिन कैंडिडेट का क्रिमिनल बैकग्राउंड होता है, ऐसे क्रिमिनल बैकग्राउंड होने वाले कैंडिडेट्स को बहुत सारे इलेक्शन पॉलिटिकल पार्टीज जो होती है ये इलेक्शन टिकट देते हैं। इसलिए क्या होता है, दिस रिजल्ट्स नॉट ओनली इन द criminalization ऑफ पॉलिटिक्स बट द इलेक्शन कमीशन ऑल्सो फेसेस प्रॉब्लम इन इंश्योरिंग द इलेक्शंस आर कंडक्ट इन फ्री इन्वायरमेंट। मतलब ऐसे अगर गुनहगारी पार्श्वभूमि होने वाले उम्मीदवार को अगर टिकट ये पॉलिटिकल पार्टीज देती है तो इसका परिणाम क्या होता है कि क्रिमिनलाइजेशन बढ़ता है पॉलिटिक पार्टियों में, और इसके लिए इलेक्शन कमीशन जो होता है उनको भी बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। और इलेक्शन कमीशन आल्सो फेसेस प्रॉब्लम इन इंश्योरिंग दैट इलेक्शन आर कंडक्ट इन फ्री इन्वायरमेंट। फ्री इन्वायरमेंट में या न्याय पद्धति से या मुक्त स्वरूप से ये जो चुनाव प्रक्रिया है ये पार करना ये इलेक्शन कमीशन के लिए चैलेंज होता है। नेक्स्ट, अनदर मेजर चैलेंज इन वायलेंस ड्यूरिंग इलेक्शन, द एक्सटेंट ऑफ वायलेंस हैज़ इंक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली ड्यूरिंग election. All political parties should help the election commission to control this violence. चुनाव के प्रक्रिया में क्या होता है, चुनाव होने के बाद कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज के जो भी कार्यकर्ता होते हैं अगर एक में दूसरे के सामने आते हैं तो अनबन हो जाती है। अनबन होने के बाद झगड़ा होता है और उसमें हिंसा भी हो जाती है। तो ये रोकना ये भी इलेक्शन कमीशन के लिए एक चैलेंज है। सो ऑल पॉलिटिकल पार्टीज शुड हेल्प द इलेक्शन कमीशन टू कंट्रोल दिस वायलेंस। तो ये वायलेंस है रोकने के लिए हमें ये अगर राजकीय जो पक्ष होते हैं अगर इलेक्शन कमीशन को हेल्प करते हैं
तो ये आह्वान जो है वो अच्छी तरह से सॉल्व हो जाएगा। टू रिटेन द कंटिन्यूइंग द इन्फ्लुएंस ऑन द पॉलिटिक्स, लीडर्स गिव इलेक्शन टिकट टू देयर ओन रिलेटिव्स। दिस प्रैक्टिस क्रिएट्स अ फैमिली मोनोपोली इन पॉलिटिक्स। बहुत सारे जो राजकीय पक्ष होते हैं वो क्या करते हैं, उस पक्ष पर उनके फैमिली का प्रभाव होता है। वो क्या करते हैं, सो दैट लीडर्स गिव्स इलेक्शन टिकट टू देयर ओन रिलेटिव्स, वो खुद के रिलेटिव्स के लिए ही वो टिकट देते हैं। उसके वजह से क्या होता है, दिस प्रैक्टिस क्रिएट्स अ फैमिली मोनोपोली इन पॉलिटिक्स। तो उसमें फैमिली मोनोपोली जो है वो क्रिएट हो जाती है। तो ये अगर होता है तो इसका परिणाम जो होता है वो प्रातिनिधिक संस्था जो होती है या उनकी फैमिली जो मक्तेदारी होती है वो तैयार हो जाती है। अब दूसरा पिछले वाले पेज पर थोड़ा सा जाके देखते हैं। क्या हमें मालूम है क्या, डू यू नो एट द टाइम ऑफ फर्स्ट इलेक्शन preparing the voters list was a challenging task as many people were illiterate. The special procedure of voting was used during the election. 20 lakh steel boxes were made for voting purpose. देखो, अगर आपको मालूम नहीं है तो हमारे देश में जब शुरू में ये लोकसभा चुनाव हो गए थे तो उस वक्त वो लेना इलेक्शन कमीशन के लिए चैलेंज था। एज मेनी पीपल इन आवर कंट्री दे वेर इलिटरेट, मतलब अनपढ़ थे। सो द स्पेशल प्रोसीजर ऑफ वोटिंग वॉज यूज्ड ड्यूरिंग इलेक्शन। सो इस इलेक्शन के दरमियान उन्होंने स्पेशल प्रोसीजर तैयार की थी, इसलिए उन्होंने 20 लाख स्टील बॉक्सेस वेर मेड फॉर वोटिंग पर्पस। और वोटिंग करने के लिए 20 लाख जो स्टील बॉक्सेस थे वो इलेक्शन कमीशन ने उस वक्त तैयार किए थे। सो इलेक्शन सिंबल्स वेयर स्टक ऑन द बॉक्सेस, और उन बॉक्सेस पर इलेक्शन के सिंबल्स वो स्टक किए थे, चिपकाए थे। द वोटर्स वेयर गिवन द ब्लैंक ballot paper which they were supposed to drop in the box having the election symbol of the party they wanted to vote for. This system ensured that even the illiterate people could vote. तो ऐसे illiterate people जो है अशिक्षित जो पीपल्स है, लोग हैं, उनको वोट देना आना चाहिए क्योंकि उनको पढ़ने नहीं आता था। तो वो सिंबल देखकर वो सही जगह पे वोट दिए, इसलिए 20 लाख स्टील बॉक्सेस इलेक्शन कमीशन ने उस वक्त शुरू में तैयार किए थे। और उस हिसाब से पहली हमारी लोकसभा हमारा जो इलेक्शन था वो हुआ था। अब हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है इलेक्शन रिफॉर्म्स। तो इलेक्शन रिफॉर्म्स मतलब क्या है, हम देखते हैं। इलेक्शन रिफॉर्म्स मतलब जो भी इलेक्शन है वो हम रिफॉर्म्स कर सकते हैं, मतलब उसमें कुछ तो सुधार ला सकते हैं। रिफॉर्म्स मतलब सुधार लाना। क्या क्या सुधार ला सकते हैं, इस मुद्दे पर अगला हमारा ये जो है पार्ट है। तो देखो, इलेक्शन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। The future of democracy depends on election. देखो, हमारी जो डेमोक्रेसी है ये डेमोक्रेसी हमारे इलेक्शन पर डिपेंड है, और जब तक हमारी डेमोक्रेसी है तब तक ये इलेक्शन होते ही रहेंगे। सो इलेक्टोरल प्रोसेस बिकम्स reliable if election process get improved. Some reforms are suggested below. What will be its effects according to you? तो ये सुधार करने के लिए हम इस पर सोच विचार कर सकते हैं कि ये जो इलेक्टोरल प्रोसेस है ये हम कैसे रिफॉर्म कर सकते हैं। तो इसका परिणाम क्या होगा हमें लगता है, ये इसके बारे में आगे वाले हमारे सारे
पॉइंट से सारे मुद्दे हैं। तो पहला उसमें का पॉइंट है, मुद्दा जो है वो है टू इंक्रीज द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन पॉलिटिक्स द पॉलिटिकल parties should given 50% candidates to women candidates and try to ensure that they get elected। देखो अब ये तो नियम ही आया है कि हर एक राजकीय जो पार्टीज़ है, पॉलिटिकल पार्टीज़ है, जितने सारे जो वीमेन हैं तो उनको 50% कैंडिडेट जो होते हैं वो वीमेन चाहिए, और उसके लिए जो 50% स्त्रियां हैं, औरतें हैं, उनको उम्मीदवारी के लिए अर्जी देना पड़ता है। तो ये सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो 50% जितने सारे अपने उम्मीदवार है उसमें से 50% 50% जो कैंडिडेट है उसमें से वो औरतें होती है, उनको उन्हें चुनाव प्रक्रिया में शामिल करना पड़ता है। नेक्स्ट जो है, पॉलिटिकल पार्टी शुड नॉट गिव कैंडिडेचर टू कैंडिडेट्स हैविंग क्रिमिनल बैकग्राउंड। जिस कैंडिडेट्स का क्रिमिनल बैकग्राउंड है, ऐसे क्रिमिनल बैकग्राउंड होने वाले कैंडिडेट्स होते हैं, उन्हें उम्मीदवारी जो है वो नहीं देनी चाहिए। अगर वो देते हैं, दे शुड स्ट्रिक्टली फॉलो द डिसीजन गिवन बाय कोर्ट इन दिस रिस्पेक्ट। ये कोर्ट ने रूल बनाया है, ये न्यायालय में जो न्यायालय ने निर्णय दिया है कि जो भी ऐसे गुनहगारी पार्श्वभूमि होने वाले व्यक्ति को कौन सी भी पॉलिटिकल पार्टी अगर उम्मीदवारी देती है तो ये न्यायालय प्रक्रिया का निर्णय का पालन उन्होंने करना चाहिए। नेक्स्ट देखो, द गवर्नमेंट शुड टेक केयर ऑफ इलेक्शन एक्सपेंस टू इंश्योर दैट पार्टीज विल नॉट मेक मिस यूज ऑफ मनी एंड मिसमैनेजमेंट ऑफ मनी ड्यूरिंग इलेक्शन कैन बी स्टॉप्ड। मतलब अगर जो भी जितना सारा खर्च जो है इलेक्शन का, वो इलेक्शन का खर्च उस गवर्नमेंट ने करना चाहिए। क्या होता है, अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ को खर्च करने के लिए दिया जाता है तो पॉलिटिकल पार्टीज़ को जितने सारे फंड्स मिलते हैं, जितना सारा उनको पैसा इकट्ठा हुआ होता है, वो क्या करते हैं, इलेक्शन पर पूरा का पूरा खर्च करते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो मनी मिसयूज़ करते हैं, गैर व्यवहार करते हैं पैसों का, गैर वापर बोलते हैं वो करते हैं। अगर ये गैर वापर जो होता है, मिस यूज़ अगर पैसों का होता है, वो हमें अगर बंद करना है तो चुनाव का सारा खर्च गवर्नमेंट को करना चाहिए। ये हम इसमें सुधारना कर सकते हैं, रिफॉर्म्स कर सकते हैं। नेक्स्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द People's Act should be amended so that candidates having criminal background would not be able to participate in election। जो भी जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है, ऐसे उम्मीदवार को चुनाव प्रक्रिया में शामिल नहीं करना चाहिए। ये हर एक पॉलिटिकल पार्टीज़ ने तय करना चाहिए, इस पर सोचना चाहिए। अगर ये हम सोचते हैं तो हमारी इलेक्ट्रोल रिफॉर्म्स जो है, इलेक्ट्रोल सुधारना है, अगर हम ये अच्छी तरह से करते हैं तो हमारी जो इलेक्ट्रोल प्रोसेस है वो एकदम फ्री एंड फेयर हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट देखो, अ जर्नी फ्रॉम बैलेट बॉक्सेस टू ईवीएम मशीन्स। मतलब शुरू काल में जो हमारी चुनाव प्रक्रिया थी उसमें बैलेट बॉक्सेस हुआ करते थे, मतलब उसे मत पेटी हुआ करती थी। देखो यहाँ पुराने काल की ये जो है वो मत पेटियाँ ही हैं। अब क्या है, ज़माना बदल गया है, इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम है, तो अभी ये
ईवीएम मशीन्स आए हैं। उसके साथ और एक मशीन जोड़ी जाती है, इसका यहाँ सिंबल या इसका चिन्ह यहाँ दिया नहीं है, अभी पिछले साल से उसका यूज़ करने जा रहे हैं। उसको कहते हैं वीवीपैट। वीवीपैट मतलब वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल। ये जो मशीन है, जिस उम्मीदवार को हमने मत दिया है वो उसी उम्मीदवार को गया कि नहीं ये देखने के लिए वीवीपैट दूसरा एक उसके साथ जोड़कर मशीन होता है, उसमें हमने जिसे वोट दिया है उसका सिंबल हमें वो दर्शाता है, उसकी रसीद हमें दर्शाती है और उसी कांच में वो नीचे आ गिर जाती है। तो आज हम थोड़ा सा यहाँ देखते हैं कि ये जर्नी कैसी हो गई है कि बैलेट बॉक्सेस टू ईवीएम मशीन। तो आइए देखते हैं। द फर्स्ट इलेक्शन इन independent India was held in 1951-52. In 1951 to 52, 1951 और 52 में हमारे आज़ादी के बाद पहला जो चुनाव हुआ था, उस चुनाव में ये बैलेट बॉक्सेस हुआ करते थे। दिस वॉज द बिगिनिंग ऑफ शेपिंग ऑफ डेमोक्रेसी थ्रू इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। In the initial election, ballot boxes were used for the purpose of voting. शुरू के काल में बैलेट बॉक्सेस यूज़ किया करते थे, लेकिन जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स का जितना सारा नवनिर्माण हो गया, तो उस हिसाब से अभी हम ईवीएम मशीन यूज़ करते हैं। The use of EVM machines started from the decade of 1990s. 1990 से ये EVM machines यूज़ करना शुरू हो गया। Many things could be achieved become of voting machine if the voters do not want to vote for any candidates. They could choose an option of none of the above. उसे हम नोटा कहते हैं, none of the above। मतलब अगर उसमें क्या सुधारना होगी, देखो अगर हमें जितने सारे कैंडिडेट्स जो है उसमें किसी को भी अगर हमें वोट नहीं करना है तो उसके लिए खास बटन हम दबा सकते हैं, उसका नाम है नोटा, नन ऑफ द अबव। उसका यूज़ कर कर हम किसी को भी वोट नहीं दे सकते हैं। देखो यह आया है, उसको नोटा कहते हैं। इट has become easy for disabled people, दिव्यांग to vote. It reduced the cutting of trees for paper and thereby helped in the protection of environment. It has also been possible to have any early declaration of election result है। अब देखो ऐसा होने से क्या हो गया है कि नोटा का यूज़ एक एक्स्ट्रा पॉइंट हो गया, लेकिन जो दिव्यांग व्यक्ति है, मतलब जो अपंग व्यक्ति है, दिव्यांग उसे कहते हैं, तो उनको भी मतदान करने के लिए ये मशीन्स यूज होने लगी अच्छी तरह से। उसके बाद जो है कागज़ का उपयोग कम होने के कारण हमारे एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन होने लगा। बहुत सारे ट्रीज जो है कागज़ बनाने के लिए काटे जाते हैं, उस पर थोड़ी बंदी आ गई। उसके बाद जो रिज़ल्ट है इलेक्शन का वो जल्दी से जल्दी उम्मीदवार को मिलने लगा। ये सारी सुधारना बैलेट बॉक्स से ईवीएम मशीन तक ये प्रोसेस में हो गई है। नेक्स्ट जो है वो है प्लीज़ अंडरस्टैंड, मतलब जो भी चुनाव होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, मतलब कब कब ये चुनाव लिए जाते हैं। जो पहला है उसको बोलते हैं जनरल इलेक्शन। जनरल इलेक्शन में क्या होता है, लोकसभा इलेक्शन हेल्ड आफ्टर एवरी 5 years आर कॉल्ड जनरल इलेक्शन। जो जनरल इलेक्शन होता है लोकसभा का वो हर 5 साल के बाद आता रहता है, लेकिन कभी कभी मिड टर्म इलेक्शन भी लेने पड़ते हैं। मिड टर्म इलेक्शन मीन्स इफ द इलेक्टेड गवर्नमेंट लॉसेस इट्स मेजॉरिटी बिफोर कंप्लीटिंग इट्स टर्म इन द पार्लियामेंट और इफ द
parties of the coalition government withdraw their support, resulting in the loss of majority support for the government, and if no alternative government is possible, then elections are held before the completion of the term. They are called मिड टर्म इलेक्शन। मिड टर्म इलेक्शन मतलब क्या होता है कि जब भी उसको बोलते हैं मुदत पूर्व होने वाले चुनाव। मतलब कभी कभी क्या होता है, कोई भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ को अगर वोट मतलब सीट जो होती है ज़्यादा नहीं मिलती, इसलिए वो अपना खुद का गवर्नमेंट तैयार नहीं करते हैं, तो ऐसे 2 या 3 पार्टीज़ इकट्ठा हो जाते हैं। जैसे कि इस साल महाराष्ट्र में शिवसेना, राष्ट्रवादी और कांग्रेस, इन 3 पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपनी सत्ता स्थापना की है। और ये इकट्ठा आकर अगर ऐसे इकट्ठा आते हैं 2 साल के बाद या 1 साल के बाद, 6 महीने के बाद अगर उनमें कुछ अनबन हो जाती है, तो जिस पार्टीज़ को जो दूसरे या एक जिसने सपोर्ट किया है वो अगर उनका सपोर्ट निकाल लेते हैं तो वो अल्पमत सरकार हो जाती है। तो अगर वो दूसरे किसी पॉलिटिकल पार्टीज का विश्वास हासिल नहीं करते हैं या उनको कोई साथ नहीं देता है, तो उस दौरान वापस मिड टर्म इलेक्शन होते हैं। तो उस वक्त हमें मिड टर्म इलेक्शन लेने पड़ते हैं। सो if the elected government loses its majority before the completing its term in the parliament, or if the parties of the coalition's government withdraw their support, resulting in the loss of majority support for the government, and if no alternative government is possible, then election are held before the completion of the term. They are called mid term election. और नेक्स्ट दूसरा जो है वो है बाई इलेक्शंस। बाई इलेक्शन मतलब उसको हम बोलते हैं हिंदी में पोट निवडणूक, मराठी में हिंदी में उसको पोट निवडणूक बोलते हैं। ये बाई इलेक्शन कब होता है? इफ एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इन लोकसभा, विधानसभा और द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट रिजाइन और ड्यू टू हिज और हर डेथ हिज सीट बिकम्स वैकेंट, the election are held for that vacant seat. This is called a by-election। मतलब कौन से भी लोकसभा का या विधानसभा का या वहाँ का लोकल प्रतिनिधि जो होता है वो अगर रिज़ाइन करता है या वो अगर डेड हो जाता है, मर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उस वक्त जो इलेक्शन लिए जाते हैं उसको बोलते हैं बाई इलेक्शन या उसको पोट निवडणूक कहा जाता है। मतलब ये 3 प्रकार के जो है वो इलेक्शन में, जनरल इलेक्शन, मिड टर्म इलेक्शन और बाई इलेक्शंस, ये कब लिए जाते हैं इसके बारे में हमने जानकारी देखी है। आगे जो है डू यू नो, आपको मालूम होना चाहिए। क्या मालूम होना चाहिए? Election Commission established an expert committee on 8 October 2010. It was decided to add a new facility, voter verified paper audit trial to EVM machine। EVM machine में वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल जो मशीन है बिटाई है, उसको हम वीवीपैट बोलते हैं, VVPAT, वीवीपैट मशीन। ऑल पॉलिटिकल पार्टी सपोर्टेड दिस, हर एक पॉलिटिकल पार्टी ने उसको सपोर्ट किया है। इससे क्या होता है कि जिस इसके पहले भी मैंने जानकारी इसमें बताई है कि जिस उम्मीदवार को आपने वोट दिया है, अगर वो वोट जो होता है वो वोट उसी को ही गया है कि नहीं, ये दिखलाने के लिए एक रसीद कांच की उस वीवीपैट मशीन में हमें दिखाई देती है और नीचे देती है। वो हमें मिलती नहीं है, लेकिन हमें दिखाई देता है कि वही सिंबल जिसे हमने वोट दिया है वो आया है क्या नहीं। Because of this facility, the voters can verify whether the vote cast registered properly. The purpose of this important step is to stop malpractices in election. So ये जो है
गैर व्यवहार जो इलेक्शन में होते हैं वो रोकने के लिए वीवीपैट मशीन का भी 2010 से 2010 से उसका उपयोग भी किया जा रहा है। तो in this chapter we studied the electoral process from various angles. In the next chapter we will study the political parties in India. So अगर आपको मेरे ख्याल से मुझे जितना एक्सप्लेन करना है उतना मैंने अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। ये पार्ट बारीकी से पढ़ो, उसमें जितने सारे हार्ड वर्ड्स जो आए हैं उसकी मीनिंग जो है वो आप ढूंढो और स्टडी करो। गुड डे।